कल्पना कीजिए कि किसी को जमानत पर रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन ऐसी शर्तों के साथ जिन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन हो, तो क्या वो आज़ादी आज़ादी कहलाएगी? ये बहुत ज़रूरी सवाल है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी ही कहानी है जिसमें जमानत तो मिली, पर वो आज़ादी कागजों में ही सिमट कर रह गई थी। बिल्कुल। आज हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही दिलचस्प फैसला है, फ्रैंक वाइटस बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और ये केस सिर्फ जमानत की शर्तों के बारे में नहीं है, इसमें तो कई बड़े मुद्दे जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, विदेशी नागरिकों के अधिकार, हमारी कानूनी प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और सबसे जरूरी निजता का मौलिक अधिकार। और खासतौर पर वकीलों और कानून के छात्रों के लिए ये केस समझना बहुत जरूरी है। आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है कि जमानत की शर्तें तय करते समय अदालतों की शक्तियों की सीमा क्या है और इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़े सिद्धांत तय किए हैं। तो चलिए फ्रैंक वाइटस की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मामला है क्या? सबसे पहले तो यही समझते हैं। देखिए, मामला काफी सीधा साधा शुरू हुआ था। आरोपी हैं फ्रैंक वाइटस, एक नाइजीरियाई नागरिक। उन पर एनडीपीएस एक्ट की कुछ धाराओं के तहत आरोप थे और उन्हें 21 मई 2014 को गिरफ्तार किया गया था। 2014 में? और उन्हें जमानत मिली 2022 में? जी, मतलब लगभग 8 साल विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल में बिताने के बाद। ये तो अपने आप में एक अलग ही बहस का मुद्दा है। बिल्कुल। और 8 साल बाद जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी, तो यहीं से मतलब असली कहानी शुरू हुई। क्योंकि ये जमानत कुछ शर्तों के साथ आई। हाँ, और वो भी ऐसी शर्तें जिन्होंने उनकी रिहाई को एक पहेली बना दिया। और यही शर्तें इस पूरे मामले की जड़ बनी। जहां तक मैं समझ पाया हूं, 2 शर्तों पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी कि फ्रैंक वाइटस को नाइजीरियाई उच्चायोग यानी हाई कमीशन से एक आश्वासन प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ एश्योरेंस लाना होगा। इस सर्टिफिकेट में ये लिखा होना था कि आरोपी देश छोड़कर नहीं जाएगा और जब भी जरूरत होगी अदालत में पेश होगा। अच्छा, और ये शर्त किसी पुराने केस पर आधारित थी? हाँ, ये 1994 के एक पुराने केस सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के आधार पर लगाई गई थी। ठीक है, ये तो एक पुरानी कानूनी नज़ीर पर आधारित शर्त लगती है। लेकिन दूसरी शर्त तो आज के जमाने की थी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। हाँ, और वही सबसे ज्यादा चर्चा में रही। दूसरी शर्त थी कि आरोपी को जांच अधिकारी को अपनी लोकेशन बताने के लिए गूगल मैप्स पर एक पिन ड्रॉप करना होगा। सुनने में ये बहुत ही स्मार्ट और आधुनिक तरीका लगता है किसी पर नजर रखने का। लगता तो है, लेकिन इसी आधुनिक शर्त ने निजता के अधिकार पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। यहीं से मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। गूगल मैप्स वाली शर्त पहली नजर में तो आरोपी पर नजर रखने का एक आसान और प्रभावी तरीका लगती है, पर सुप्रीम कोर्ट को इसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन कैसे दिखा? देखिए, यहाँ पर मुख्य कानूनी सवाल ये था कि क्या ये शर्त संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए निजता के अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी का हनन करती है। अदालत की चिंता ये थी कि कहीं इस शर्त के जरिए आरोपी की हर एक गतिविधि पर 24 घंटे एक तरह की डिजिटल निगरानी तो नहीं रखी जाएगी। मतलब जमानत का मतलब आजादी है, कोई अदृश्य जेल नहीं। बिल्कुल, और इस तकनीकी पहलू को समझने के लिए अदालत ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाया। उन्होंने सीधे गूगल से ही पूछ लिया? जी हाँ, ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी अदालतें टेक्नोलॉजी को समझने के लिए कितनी गंभीर है। और गूगल की तरफ से जो हलफनामा आया उसने तो स्थिति को पूरी तरह साफ कर दिया। उसने इस शर्त की हवा ही निकाल दी। गूगल ने साफ बताया कि गूगल मैप्स पर पिन ड्रॉप करना किसी जगह को सिर्फ मार्क करने जैसा है। ये एक स्थिर लोकेशन होती है। एक मिनट, स्टैटिक लोकेशन मतलब ये यूजर की रियल टाइम लोकेशन या लाइव ट्रैकिंग नहीं करता? बिल्कुल नहीं, वही तो सारा पॉइंट था। तो ये शर्त जो इतनी हाईटेक और खतरनाक लग रही थी, वो असल में जांच एजेंसी के किसी काम की ही नहीं थी? ठीक यही। गूगल ने यह भी साफ किया कि उस पिन को शेयर करना या ना करना, इसका पूरा कंट्रोल यूजर के हाथ में होता है। तो आरोपी अगर चाहे तो एक जगह का पिन ड्रॉप करके कहीं और चला जाए और जांच एजेंसी को पता भी नहीं चलेगा। जी, तो मतलब इतनी आधुनिक और हाईटेक लगने वाली शर्त असल में पूरी तरह खोखली थी। ये तो एक बहुत बड़ा मोड़ है। ऐसा लगता है जैसे अदालत ने टेक्नोलॉजी का तिलिस्म तोड़ दिया। बिल्कुल, अदालत ने इस शर्त को पूरी तरह से निरर्थक माना, लेकिन कोर्ट यही नहीं रुका। अच्छा, अगर वो सिर्फ ये कहकर शर्त हटा देते तो भविष्य के लिए कोई बड़ा सिद्धांत स्थापित नहीं होता। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और वो क्या थी? उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती भी है जो रियल टाइम ट्रैकिंग कर सके, तब भी जमानत की शर्त के तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जमानत की कोई भी ऐसी शर्त जो किसी भी तरीके से आरोपी की हर गतिविधि पर लगातार नजर रखने की इजाजत देती हो, वो अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन होगी। लेकिन यहाँ एक दुविधा है। एक तरफ निजता का अधिकार है, दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा भी है, खासकर एनडीपीएस जैसे गंभीर मामलों में। तो अदालत इस संतुलन को कैसे बनाए? क्या हर तरह की तकनीकी निगरानी गलत है? बहुत अच्छा सवाल है और अदालत ने यही संतुलन बनाया है। उनका कहना है कि जमानत का उद्देश्य निगरानी करना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि आरोपी ट्रायल के लिए अदालत में मौजूद रहें। और किसी व्यक्ति पर जिसे दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है, हर पल नजर रखना उसे जमानत के बाद भी एक तरह की मनोवैज्ञानिक कैद में रखने जैसा है। ये जमानत के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है। एक तरह से सजा देने जैसा है, जबकि सजा तो दोष साबित होने के बाद मिलती है। ठीक है, तो गूगल वाली शर्त तो तकनीकी रूप से खोखली निकली और सैद्धांतिक रूप से निजता के अधिकार के खिलाफ भी। लेकिन दूतावास वाली शर्त का क्या? वो तो बहुत सीधी और तार्किक लगती है। एक विदेशी नागरिक है,
उसका दूतावास गारंटी दे कि वो भागेगा नहीं। इसमें क्या समस्या थी? हाँ, ऊपर से देखने पर यह शर्त एकदम सही लगती है, लेकिन जब आप इसकी व्यावहारिकता पर जाते हैं ना, तब असल समस्या सामने आती है। अच्छा। जैसा कि हमने बात की, ये शर्त 1994 के सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी मामले से आई थी। अदालत ने सबसे पहले उस फैसले के संदर्भ को साफ किया। तो क्या अदालत ने उस पुराने फैसले को गलत ठहरा दिया? नहीं, गलत नहीं ठहराया, बल्कि उसकी संदर्भ को समझाया। अदालत ने कहा कि 1994 में वो फैसला एक खास स्थिति से निपटने के लिए दिया गया था। उस समय जेलों में हजारों विचाराधीन कैदी सालों से बंद थे, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी थे। उनकी रिहाई के लिए वो एक वन टाइम डायरेक्शन था। मतलब वो हर केस के लिए एक नियम नहीं था? नहीं, उसका मकसद ये नहीं था कि हर मामले में जहां आरोपी एक विदेशी नागरिक हो, इसे एक अनिवार्य नियम बना दिया जाए। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अदालत कोई ऐसी शर्त लगा सकती है जिसे पूरा करना आरोपी के हाथ में ही ना हो? यही इस मामले का क्रक्स था। अदालत ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा, क्या कोई भी व्यक्ति अपने देश के दूतावास या उच्चायोग को कोई सर्टिफिकेट जारी करने के लिए मजबूर कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। जवाब है नहीं। ये पूरी तरह से दूतावास के विवेक, उनकी नीतियों पर निर्भर करता है। तो अगर दूतावास सर्टिफिकेट देने से मना कर दे या कोई जवाब ही ना दे, तो इसका मतलब फ्रैंक वाइटस जमानत मिलने के बाद भी अनिश्चित काल तक जेल में ही रहते? एकदम सही। और यही इस शर्त को एक असंभव शर्त बनाता है। अदालत ने कहा कि ऐसी शर्त जमानत के आदेश को ही बेमानी बना देती है। इसे ऐसे समझिए कि किसी को पिंजरे से आजाद तो किया, लेकिन उसके पैर में 100 किलो का गोला बांध दिया। बिल्कुल, नाम की आजादी है, पर असल में वो कहीं जा नहीं सकता। यही एक कठोर या ओनरस शर्त का मतलब है। तो क्या अदालत ने इसका कोई समाधान भी बताया? क्योंकि विदेशी नागरिकों के देश छोड़कर भाग जाने का खतरा तो बना रहता है। हाँ, एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान दिया। अदालत ने कहा कि अगर निचली अदालत को ऐसी शर्त लगाना जरूरी लगता भी है, तो उसे एक समय सीमा तय करनी चाहिए। जैसे अगर दूतावास 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट नहीं देता है, तो अदालत को खुद ही उस शर्त को हटा देना चाहिए। मतलब जमानत के आदेश को एक असंभव शर्त का बंधक नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल। इसके बजाय पासपोर्ट सरेंडर कराने या पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने जैसी शर्तें लगाई जा सकती हैं। जिन्हें पूरा करना आरोपी के नियंत्रण में हो। हाँ। तो इन सब का निचोड़ ये है कि अदालत ने इस केस का इस्तेमाल सिर्फ फ्रैंक वाइटस को राहत देने के लिए नहीं किया, बल्कि जमानत के बुनियादी सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने और निचली अदालतों को एक स्पष्ट मार्गदर्शन देने के लिए किया। बिल्कुल। इस फैसले में जमानत की शर्तों को लेकर कुछ बहुत अहम सिद्धांत दोहराए गए हैं, जो हर वकील और जज को ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 437(3) का जिक्र करते हुए कहा गया कि शर्तें न्याय के हित में होनी चाहिए। न्याय के हित में होना, ये सुनने में बहुत व्यापक लगता है। क्या कोई भी अदालत अपनी किसी भी शर्त को न्याय के हित में बताकर सही नहीं ठहरा सकती? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसी अस्पष्टता को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि न्याय के हित का मतलब है न्याय का अच्छा प्रशासन, मतलब ट्रायल की प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाना। इसका मतलब ये नहीं है कि अदालत अपनी मर्जी से कोई भी शर्त लगा दे। तो शर्तें मनमानी नहीं हो सकती? नहीं, शर्तें मनमानी, काल्पनिक या अजीब नहीं हो सकती। और शर्तों के उद्देश्य के बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा होगा कि आखिर ये शर्तें लगाई ही क्यों जाती हैं? जी, अदालत ने जोर देकर कहा कि शर्तों का उद्देश्य दंडात्मक, मतलब प्यूनिटिव नहीं होना चाहिए। आरोपी को परेशान करना या उसे सजा देना जमानत की शर्तों का मकसद नहीं है। तो इनका मकसद क्या है? इनका सिर्फ 3 मकसद हो सकता है। पहला, ये सुनिश्चित करना कि आरोपी ट्रायल के लिए अदालत में पेश होगा। दूसरा, उसे सबूतों से छेड़छाड़ करने से रोकना। और तीसरा, निष्पक्ष सुनवाई को बढ़ावा देना। और सबसे जरूरी बात जो फ्रैंक वाइटस के मामले में सीधे तौर पर लागू होती है कि शर्तें ऐसी ना हो जो जमानत को ही बेअसर कर दें। वही सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शर्तें इतनी कठोर या असंभव नहीं होनी चाहिए कि जमानत का आदेश ही बेमानी हो जाए। जमानत देने का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर शर्तें ऐसी हों जिन्हें कोई पूरा ही ना कर सके। ये तो एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से वापस लेने जैसा हो जाएगा। एकदम। तो फ्रैंक वाइटस मामले में अंतिम फैसला ये हुआ कि गूगल मैप स्पिन और दूतावास के सर्टिफिकेट वाली दोनों ही शर्तों को जमानत के आदेश से हटा दिया गया। हाँ, और इस फैसले का असली महत्व फ्रैंक वाइटस की रिहाई से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये निचली अदालतों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप है। और ये फैसला स्वतंत्रता और निष्ठा जैसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने की जरूरत के बीच एक संतुलन बनाता है। बिल्कुल, खासकर टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब हम कानूनी प्रक्रिया में नई नई टेक्नोलॉजी को शामिल कर रहे हैं, तब ये फैसला एक चेतावनी भी है और एक गाइड भी। यह हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकग्निशन और दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे कानूनी सिस्टम का हिस्सा बनती जा रही हैं, हम एक ऐसे सुनिश्चित करेंगे कि इसका उपयोग न्याय को आगे बढ़ाने के लिए हो, न कि उन अधिकारों से समझौता करने के लिए जिनकी रक्षा करना इस सिस्टम का काम है। उचित निगरानी और असंवैधानिक निगरानी के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले दशकों में न्यायपालिका, वकीलों और समाज सबको मिलकर लगातार विचार करना होगा। टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है और इस फैसले ने हमें सिखाया है कि इसे बहुत सावधानी से चलाना होगा। इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आप अदालत के तर्क से सहमत हैं? क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जमानत की शर्तों में होना चाहिए? नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार जरूर बताएं।
और कानून की दुनिया से जुड़े ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए डीएलसी लीगल न्यूज एंड नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।